नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य आयुर्वेद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय मैंने उठाया है और वो विषय है चाय। क्योंकि चाय हमारे देश में, ये संसार में कहीं पर भी एक बहुत बड़ा पेय पदार्थ माना जाता है उसे। इसके कारण से लोग इसके चंगुल में पूरी तरह से फंस गए। आज हम जानेंगे कि चाय की कहानी क्या है और ये जानेंगे साथ ही साथ कि चाय में गुण होते हैं या दोष होते हैं और क्या चाय पीनी चाहिए। इस संबंध में आयुर्वेद क्या कहता है, आज हम लोग इसी के बारे में लंबी बड़ी चौड़ी चर्चा करने वाले हैं। अगर आप पता लगाएंगे तो जो चाय का जो जन्म स्थान है वो चीन देश से पैदा हुआ है, वही चीन देश जिससे आज कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि क्या ये महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में किसी भी ग्रंथ में चाय का उल्लेख नहीं मिलता है। संस्कृत में चाय को श्यामा चरणा कहा गया है। चीनी भाषा में चाय को चा कहते हैं, अंग्रेजी में टी, और चाय का चीनी नाम भी चा है, यानी चा के नाम से जाना जाता है। चीन में ऐसा माना जाता है कि चीन से ही चाय पैदा हुई थी। और जो इसकी सबसे पहली पुस्तक का नाम है वह चुचांग नाम से एक विद्वान थे, उसके माध्यम से पता चलता है। इतिहास बताता है कि सर्वप्रथम चीन में ही ये चाय पी गई और बौद्ध मठों के पुजारियों ने अफीम के घातक नशे के विरुद्ध में चाय पान की जो है प्रथा को प्रारंभ किया था। यानी कि वो लोग पहले अफीम खाते थे और जितने भी तांत्रिक लोग होते हैं वो ज्यादातर इसका सेवन पहले से ही करते आए हैं। तो अफीम के नशे से बचने के लिए और उसका गलत असर शरीर पर ना पड़े, इसके कारण से चाय को पीने की प्रथा को शुरू किया गया था। लोगों ने सबसे पहले सन 1657 में चाय पी थी, ऐसा ब्रिटेन में पता चलता है कि ब्रिटेन में पिया गया था। दूध मिलाकर चाय पीने का जो रिवाज है वो सबसे पहले 17वीं शताब्दी में शुरू किया था। पृथ्वी पर चाय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें बारे में एक जापान में एक लोक कथा आती है। उस कथा के अनुसार 520 में दारपा नाम का एक बौद्ध पुजारी था। वो भारत से नानकिंग गया था, वहां उसका खूब सारा आदर सत्कार हुआ और वह तामू के नाम से प्रसिद्ध होकर वही स्थायी रूप से रहने लग गया। एक बार उसके अनुयायियों के सामने उसने व्रत लिया कि वह 9 वर्षों तक साधना करेगा और उस काल में वह पल भर के लिए भी निद्रा के वश में नहीं होगा। पर वह नींद को नहीं जीत सका और सो गया। नींद से जागृत होने पर उसे प्रायश्चित हुआ था। अपनी इस कमजोरी के क्रोध में आकर उसने आंखों की पुतलियों को नोच नोच करके फेंक दिया था। उसकी आंखों से वो जो नुची हुई पुतलियां हैं जहां जहां गिरी, कहते वहीं वहीं एक झाड़ी उत्पन्न हो गई, जिसे चाय की झाड़ी का नाम दिया गया था। इस तरह से मनुष्यों की आंखों की पुतलियों से सड़े चमड़े जैसी घृणित वस्तु उत्पन्न हुई, जिसे हम लोग चाय के नाम से आज जानते हैं और उसी का हम बड़े ही सुख से पान करते हैं। इसी से मिलती जुलती जो चीनी किंवदंती है, कहते हैं कि एक बार चीनी बौद्ध भिक्षु जो भारत आया था वो काशी अयोध्या से काशी होता हुआ अपनी जन्मभूमि चीन की ओर लौट रहा था कि अचानक काशी की गलियों में भिक्षा मांगते उसे एक परम रूपवती ने पुकारा और उसके भिक्षा पात्र में मधुकरी जो है वो डाल दी। उसके बाद तथागत को आदेश स्मरण हुआ कि वो श्रमणों रमणी को देखो मत, यानी कि लड़कियों या लेडीजों को मत देखो ऐसा। तो अगर भेंट हो जाए तो पलके नहीं उठानी चाहिए, चुप रहना चाहिए, उससे संभाषण मत करो, यानी कि उससे बातचीत भी नहीं करनी है। पर संयोगवश उस बौद्ध भिक्षु ने उस समय तथागत के आदेशों का पालन नहीं किया। उससे उस व्यक्ति को देख लिया, यानी लड़की को देख लिया और उसकी तपस्या भंग हो गई। इससे उसके मन में बहुत सारा पाप जमा हो गया। उसने उस स्थान को छोड़ दिया और काशी नगरी को छोड़कर पूरे भारत देश का भ्रमण करते हुए उसने फिर हिमालय को पार किया और अपने देश चीन पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कठोर तपस्या के द्वारा अपने मन को और पाप को धोना चाहा, पर उसके मन से वह पाप ना गया तो उल्टी उसने आंखों में अपनी पुतलियों से उस युवती की जो छुप गई गहराई थी उसको निकालने के लिए, ताकि उसका जो ये प्रभाव है वो हट सके, एक पतला उसने चाकू निकाला और आहिस्ते से अपने पलकों को चीर कर दूर फेंक दिया। रक्त की धार से वो पीता चीवर जो है जहां जहां गिरा, कहते वहीं वहीं झाड़ियां उग गई। इस तरह से चाय की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न प्रकार की कहानियां हमको देखने को मिलती हैं। हम ये देखते हैं कि ये अंग्रेजों ने ही इसको बुरी तरह से पूरे संसार भर में
फैलाया। इसे जो है एक धूल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे डस्ट टी के नाम से भी पुकारा गया। भिन्न भिन्न प्रकार से ये संसार भर में भिन्न भिन्न प्रकार से इसकी चीजें की गई। कहते हैं कि लंदन के अखबार मरकरी पॉलिटिक्स जो थी उसमें सबसे पहले चाय का विज्ञापन 1658 ईस्वी में प्रकाशित किया था। चाय की राक्षसी माया आज संसार भर में दिखाई देती है। आज योगी हो, यति हो, साधु हो, अमीर हो, विद्वान हो, गांव का व्यक्ति हो या शहरी व्यक्ति हो, सब के सब चाय के अंधभक्त बन चुके हैं। गांव गांव, देहात देहात इसका प्रचार है। देशों की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे देश में जहां कहीं भी दूध, दही, मट्ठा की नदियां बहती थीं, वहां पर एक काली कलूटी विश्व तुल्य चाय का समुद्र चारों तरफ फैला हुआ है। आज देश अमीर से अमीर होता जा रहा है, लेकिन गरीब से गरीब व्यक्ति हो या अमीर से अमीर, चाय जरूर पीता है। तो चाय के रूप में हमको क्या मिल रहा है? चाय के रूप में हम करोड़ों गैलन चाय जो है रोज पी जाते हैं, और ये बड़े बड़े 50 जहाजों में लाद कर ब्रिटिश नागरिक औसतन 10 पाउंड जो है चाय कहते हैं कि प्रति साल पीता है। ब्रिटेन में से जो है भारत में चाय का उद्योग लगभग 25 करोड़ पाउंड की पूंजी के आधार पे चलता है। तो इससे अनुमान लगा लीजिए कितना ज्यादा पैसा इस क्षेत्र में लगाया जा रहा है। ये माना जाता है कि चाय पीने के बाद थकावट दूर होती है, लेकिन इसके खतरनाक जो असर है उससे कितने प्रॉब्लम होती हैं शरीर को, इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। नशे की चीजों में जैसे शराब है, ताड़ी है, चरस इस्तेमाल करना हर धर्म में मुना माना जाता है, मगर फिर भी चाय की ऐसी माया है कि लोग चाय को दूर नहीं करते, जबकि चाय को भी इन्हीं की श्रेणी में रखा जाता है, यानी शराब, ताड़ी, चरस, इन सब की ही श्रेणी में इसको भी रखा जाता है। हिंदू हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, पारसी हो, यहूदी हो, सिख हो, सब चाय की चुस्कियां लेने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। यानी चाय ने ऐसा मायाजाल रचा है कि कोई भी उससे बचना चाह करके भी नहीं बच पाता है। कहते हैं चाय एक ऐसा नशा है कि जिसको नशा इसे नहीं समझते हैं, यह जादूगरनी कहलाती है। चाय की जादू की करामात है, यदि इसका जादू हम पर चले तो कभी भी हमारा भला नहीं हो सकता है। विदेशी करोड़ों रुपए लगा करके यहाँ पर चाय का प्रचार करते हैं। भिन्न भिन्न तरीके से चाय ही आज पूरे संसार भर में फैलाई जा रही है, और इसी का अरबों खरबों का बिजनेस है। कहते हैं कि चाय ने जो है इतना अधिक वो शक्तिशाली है कि उसको राजश्रय प्राप्त है, यानी कि सरकार भी वो चाहती है कि चाय ज्यादा से ज्यादा लोग पिएं। चाय से बहुत सारे नुकसान होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे, लेकिन फिर भी ये बात समझने वाली है कि अगर आप पता लगाएंगे तो चाय में एक नहीं 8 प्रकार के विष एक साथ माने जाते हैं, अगर आप आयुर्वेद में समझेंगे इस चीज को। लेकिन फिर भी हमारे देश में एक ऐसी परंपरा स्थापित हो गई कि चाय को सभी लोग पीते हैं। इससे जानते हैं क्या होता है? इससे हमारा शरीर जो है धीरे धीरे करके कमजोर होने लगता है, भ्रामक स्थिति पैदा होने लगती है। रोज सेवन करने से दिन प्रतिदिन हमारा शरीर कमजोर होता जाता है, हमारा जो वीर्य है वो पतला हो जाता है, कब्ज हमेशा बनने लगता है, यानी कब्ज रहने की आदत हो जाती है, और बाद में वो बवासीर का रूप भी ले लेता है। कब्ज लगातार रहता है, शरीर का रंग धीरे धीरे करके पीला पड़ने लगता है, नींद ना आना एक बहुत बड़ी समस्या शरीर के अंदर आने लगती है, मस्तिष्क के अनेक सारे रोग उसको होने लगते हैं। चाय का सेवन जो है फेफड़ों, दिल और आंतों को भी हानिकार पहुंचाता है, यानी हानिकारक होता है उसके लिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि चाय पीने से भूख मर जाती है, ये इसकी वजह से बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि चाय पी के हम और भी ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे, पर स्मृति इससे अच्छी नहीं होती है, बल्कि सिर्फ अधिक जागने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए वैसे भी अच्छी नहीं है। चाय आमतौर पर गर्म ही पी जाती है, इतनी गर्म कि कभी कभी पीने वाले के होंठ और जीभ भी जलती है, ये भी इसका बुरा प्रभाव है। लेकिन जब गर्म चाय आपके पेट में प्रवेश करती है तो भिन्न भिन्न जो उसकी उदर कोशियां होती हैं, पेट की जो कोशिका होती हैं, उनको ये नुकसान पहुंचाती है। लंदन में एक अस्पताल में कहते हैं कि 155 रोगियों को गर्म चाय देकर यह देखा गया कि कौन कितनी गर्म चाय पीने का आदी है। बाद में जांचने पर पाया गया कि जिन्होंने 137 डिग्री से अधिक गर्म चाय पी थी, उनमें अधिकांश में उदर कोश की भित्तियां विकृत हो गई थी, परंतु 122 ठंडी चाय पीने वालों को ऐसा कोई विकार नहीं आया था।
तो चाय जो है वो नाड़ी मंडल को, नाड़ी केंद्र को भी जो है, मस्तिष्क को भी शीघ्र उत्तेजित करती है। इसकी उत्तेजना क्षणिक और अस्थायी होती है। इसे आप सहज रूप में ये समझ लीजिए कि ये अफीम की तरह असर करती है, लेकिन इसका असर उससे कहीं गुना कम होता है, इसलिए पता नहीं चलता है। आप खुद देखेंगे, अगर आप चाय नहीं पिएंगे तो आपका शरीर खुद कहने लगता है कि आज आपने चाय नहीं पी है, यानी कि ये आपके लिए नशे जैसी है। अगर आपके शरीर को किसी चीज की आदत पड़ जाए और वो आदत आपसे छूटे नहीं, तो वो एक नशा ही माना जाता है। इसीलिए चाय को हमेशा कम से कम पीना चाहिए और हो सके तो चाय को छोड़ना चाहिए। चाय के पानी में जो है, चाय में जो पानी होता है उसमें 5.66% कैफीन, 2.33% एल्बुमेन, 16.83% सोल्यूबिन, 8% नशा द्रव्य होता है इसके अंदर, और 7.5% डेक्ट्रीन, पैक्ट्रीन, पैक्टिक एसिड और टैनिक एसिड, क्लोरोफिल, सेलुलोज, ये सब इस तरह की चीजें, बहुत सारी नमक जो है, सब चीजें इसमें चाय में पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की चीजों की से मिलकर ही चाय हम लोग पीते हैं। तो चाय जो है शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हमारे नुकसानदायक हो जाती है, और इसकी वजह से हम धीरे धीरे करके एक ऐसे मायाजाल में फंस जाते हैं जिसके माध्यम से हम धीरे धीरे करके अपने शरीर को कमजोर करते चले जाते हैं। चाय जो है वो विभिन्न प्रकार के कैंसर और इन तरह चीजें, बाल जल्दी सफेद हो जाना जैसी समस्याओं को धीरे धीरे करके पैदा कर देती है, और इसी वजह से देख रहे हो कि आप लोग, ज्यादातर लोगों के बाल सफेद कम उम्र में हो जा रहे हैं। ये सब चाय का ही असर है। तो ये एक खतरनाक चीज है। इसके माध्यम से हमारा शरीर पूरी तरह करके फिर के कमजोर होता चला जाता है। पाचन शक्ति को ये जो है हमारी कमजोर कर देती है, खाना जल्दी नहीं पचता है, और धीरे धीरे करके जो है भोजन प्रणाली जो है वहां का भाग जो है खुरदुरा हो जाता है और छोटी छोटी गिल्टियां का सा बना लेता है। चाय में जो एक टैनिन विष होता है वो गिल्टियों और भोजन प्रणाली के खुरदुरे भाग को चिकना कर दे, या दूसरे शब्दों में कहें कि भोजन प्रणाली के उन असंख्य मुखों को बंद करके उन्हें सख्त कर दे, जिससे खाई हुई वस्तु के रस को शरीर चूसता है और चूसकर उसे आत्मसात करता है। इस प्रक्रिया का कितना बड़ा प्रभाव होता है आप आसानी से समझ सकते हैं, यानी कि पाचन शक्ति को यह विष एकदम निर्बल कर देता है, क्योंकि इसका असर आमाशय से लेकर आंतड़ियों तक आपके होता है। जब यह विष आमाशय में पहुंचता है तो यह प्राकृतिक रस, जिसको प्रकृति आमाशय दीवारों में उत्पन्न करती है, जिससे हम खाए हुए भोजन में मिश्रित करके उसे पचने योग्य बनाते हैं और स्वाभाविक क्रिया से वंचित हो जाते हैं। इसकी वजह से मलावरोध होता है, यानी कि जो हमारी लैट्रिन होती है उसको निकलने में परेशानी पैदा होने लगती है। अग्नि जो है शरीर की मंद पड़ जाती है। अग्नि का अर्थ होता है जिसकी वजह से खाना हमारा पचता है। इस विष से जो है मुख में लाल ग्रंथियों के कार्य भी बाधा उपस्थित करते हैं और शरीर की त्वचा भी साधारण शक्ति में आ जाती है। इस विष का जो प्रभाव है शरीर पर लगभग शराब के प्रभाव से ही मिलता जुलता माना जाता है। इससे पहले तो शरीर में स्फूर्ति या ताजगी सी आई हुई प्रतीत होती है, मगर थोड़ी देर बाद नशा उतरने पर खुश्की और क्लांति की उत्पत्ति महसूस होती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में अधिक चाय पीने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। चाय में टैनिन विष जो की मात्रा लगभग 17% होती है। तो इसके बारे में हम लोग और भी ज्यादा जानेंगे अगले भाग में। फिलहाल आप जान लीजिए कि चाय से संबंधित इतनी कठिन चीजें हैं जिनकी वजह से हम एक ऐसे जहर को अपने जिंदगी में शामिल किए हुए हैं जिसको हम धीरे धीरे ले रहे हैं और अपने शरीर को कमजोर करते जा रहे हैं। हमारी पुरानी जो वैदिक परंपरा थी उसके हिसाब से हम लोग दूध, दही, मट्ठा और इन चीजों का इस्तेमाल खूब करते थे, जिससे शरीर बड़ा मजबूत हुआ करता था। लेकिन आप उसकी जगह हम लोगों ने चाय जैसी चीजों को दे दी है, जिससे हमें कोई फायदा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ हम समाज में एक गलत चीज को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से और भी अधिक नुकसान होता है। ये भाग 1 है। आगे हम लोग इसके बारे में और भी अधिक जानेंगे कि कितने और जहर चाय के में होते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए और सभी लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि चाय से संबंधित समस्याओं को लोग समझ सकें और जान सकें कि चाय एक खतरनाक जहर है। इससे हम लोगों को बचने की आवश्यकता है। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।